नमस्कार दर्शकों, नमस्ते हिमाचल पर आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम विभिन्न प्रकार की शख्सियतें आपके सामने हाजिर करते हैं। ऐसी शख्सियतें जो अपनी अपनी फील्ड में रिनाउंड होती हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो दूरदर्शन और आकाशवाणी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और हमारे दूरदर्शन के माध्यम से इन्होंने हमारे दर्शकों के जीवन में राज किया है। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम कहें कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप गायक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं और न जाने कितनी ही विधाओं को इन्होंने पारंगत किया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिलवाना चाहूँगी आपको हमारे आज के मेहमान से। आप हैं अक्षर सिंह परमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन हिमाचल पर आपका। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। आज मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ लेकिन अच्छा लग रहा है जी। और टेबल के उस तरफ बैठकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे कुछ पुरानी यादें भी आ रही हैं जी। जो हम मिलजुल के काम किया करते थे, अभी करेंगे, अभी शायद भगवान ने चाहा तो और भी करेंगे जी। तो एक दूसरे से सीखने का भी बहुत मौका मिलता है और इसी तरह से गेट टुगेदर अगर होती रहे तो हमारा कुछ परिचय दर्शकों से भी होता है जी। और हम खुशनसीबी महसूस करते हैं। जी। और जब आप नमस्कार करते थे रेडियो पे या दूरदर्शन पे तो लोग पहचान जाते थे कि हमारे चहेते परमार जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो अगर हम आपके जीवन के बारे में आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि कैसा आपका जीवन रहा शुरुआत से और वर्तमान तक। दीक्षा जी, बात यूँ है कि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो मार्शल फैमिली थी जी। तो वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ख़ानदानी हमारा वो ट्रेंड रहा थ्रू आउट। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत बाद में पता लगी जी। वो ये थी कि मेरे पिताजी ने 5 रुपए का एक हारमोनियम 1925 के आसपास खरीदा था। वो हारमोनियम मेरे घर में था और आज भी है। जी। तो इससे मैं ये फील कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो संगीत का संस्कार था जी। वो भी साथ जुड़ा हुआ था। मार्शल तो थे ही थे, कोई फौज में, कोई पुलिस में, कोई पैरामिलिट्री में, कोई जब स्टेट टाइम था तो स्टेट की फौज में, तो वो भी कोई बात रही होगी जो मुझे ज़्यादा प्रभावी ढंग से मुखरित हुई। जी। तो आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली में जो मोस्टली जो लोग हैं वो फील्ड मतलब आर्मी से जुड़े रहे हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे में जब आपने एक आर्टिस्ट बनने का फैसला लिया, जब आप लोकगीत गाने लगे या फिर आपने जो कलाओं में अपनी जो जर्नी शुरू की, तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि फैमिली का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा? मुझे कभी मेरी फैमिली ने डिस्करेज नहीं किया जी। जी। मैं बहुत छोटी उम्र में अपने गाँव से निकल गया था। जी। फिर मेरी तालीम बिलासपुर में हुई, स्कूलिंग मेरी बिलासपुर में हुई। जी। तो क्योंकि मुझे शौक़ तो था ही था थोड़ा बहुत, तो ये भी मुझे याद है कि मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता तब मैंने पहली बार मंच पर एक अभिनय किया था एक छोटे बच्चे का। जी। तो मतलब वो थी कुछ बात। फिर आगे चल के फिर जो मेरे एल्डर्स थे, सीनियर्स थे, गुरुजन थे, उनका बहुत आशीर्वाद रहा। तो संगीत और नाटक मेरे लिए काफ़ी एक हॉबीज़ थी, बेसिकली तो हॉबी थी जी। पर ग्रेजुएशन के बाद मैं जब शिमला आया तो क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता था रेडियो से, मैंने तब से ही गाना शुरू कर दिया था। जी। तो उसके बाद जब मैं शिमला आ गया, लॉ में एडमिशन दिया, तो फिर मैं यहाँ पर रेडियो में कैजुअल अनाउंसर भी बन गया, ड्रामा भी शुरू हो गया। जी। तो उस वजह से फिर हुआ ये कि मेरा प्रभाव इस तरफ को ज़्यादा हो गया और जो मेरा वो पारिवारिक जो संदर्भ था वो थोड़ा पीछे हट गया। जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिली एक प्रेशर ज़रूर रहता है, क्योंकि जब सभी एक ही फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा माइंडसेट बचपन से वैसा बन जाता है कि शायद हम इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे ऐसी कोई अड़चन नहीं कभी आई। जी। कभी मेरे को किसी ने भी, परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा नहीं बोला कि तू ये क्या बड़ा करने हैं। हालांकि मेरे मित्रों ने बड़े चुटकुले घड़े होते थे मेरे बारे में कि इसके परिवार में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मुझे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। कि फिर जब मैं यहाँ आ गया तो
फिर मैंने कहा कि अब ये मेरी हॉबीज़ ही प्रोमिनेंट होंगी, तो फिर मैंने यही काम शुरू किया। जी, और आपने हॉबीज़ पर इतना काम किया है कि आपने उनको पारंगत कर दिया है सर, और जैसा हमारे दर्शक भी जानते होंगे, आपके गीतों को सुनकर हम बड़े हुए हैं सर, तो क्यों ना कोई लोक भजन हमारे दर्शकों को समर्पित किया जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। अब सुबह का टाइम है जी, और हमारे पारंपरिक जो भ्यागड़े होते थे जी, वो जब पनघट पर हमारे लोग जाते थे जी, तो घड़े उठा के, अपनी गागर उठा के तो गुनगुनाते थे भ्यागड़े। तो मैं वैसा ही, आपको सुबह का वक्त है और लोग इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि भ्यागड़ा शाम को नहीं गाना, सवेरे का राग है, गीत है हमारा, समय के हिसाब से गाने गाए जाते थे। जी, तो अभी बड़ा अच्छा समय है जी, सवेरे का वक्त है। मैं आपको 2 लाइनें भ्यागड़े की सुनाता हूँ। गंगा दे नहाउणे जांदा मेरे मोहनाओ, गंगा दे नहाउणे जांदा ओ, हाथा लैंदा लोटा मुंढे पर धोती आओ, गंगा दे नहाउणे जांदा ओ। क्या बात है सर। और जैसा आपने बताया कि समय के हिसाब से गाने गाए जाते थे। जी, जब जी। जब महिलाएं पानी भरने जाती हाँ थी जी। तो उसके लिए गाने होते थे। हाँ जी। जब सुबह प्रार्थना की जाती थी उसके लिए अलग से भजन होते थे। हाँ जी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारे लोकगीतों का जो चलन है वो थोड़ा विकृत सा हो गया है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान समय में लोकगीतों की क्या स्थिति है? देखिए जी, मेरा अपना व्यक्तिगत एक सोचना, इस मानना है इस संदर्भ में जी, कि जो तो हमारे ट्रेडिशनल लोकगीत हैं जी, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। जी, जैसे मैंने भ्यागड़े का जिक्र किया, बरसात में सावन गाते हैं, जी, हैं, और लोहड़ियाँ गाते हैं त्यौहार पर। जी, ये तो मैं वो आपको वो चीज़ें, जैसे हमारी छिंजें हैं, जी। छिंजोटियाँ हैं कांगड़ा में, फिर कई ऐसी ये शाखाएं हैं जी, लोक शादियों संगीत। में घोड़ी, हाँ जी, गायन। तो इनके ऊपर अगर कोई शोध करना चाहे तो एक एक शाखा पर अलग अलग शोध किया जा सकता है, जी, क्योंकि ये एक गीत नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स है, जी, ये लोक गीतों का एक समूह है। जैसे मैंने भ्यागड़ा का जिक्र किया, जी। भ्यागड़ा एक समूह है, उसमें एक गीत नहीं है, वो उसमें 10, 15, 20, 40 गीत होंगे। जी, तो अब वो एक बड़ा शोध का काम है, उसको करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, आज की तारीख में, आपने आज की बात की, जी, तो हम तो सब विद्यार्थी जीवन में जीते हैं, जी, लर्नर हैं सब, बिल्कुल, और हमको कुछ ऐसा जो हम अपने ढंग से क्रिएशन करें अगर, तो उससे मिट्टी की गंध ज़रूर जुड़ी रहे। हम अपनी जड़ें उखाड़ के ऐसे करके और फिर हवा में लहराने लगें, तो वो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। जी, तो हम जो कॉम्पोजिशंस भी करें वो ऐसी करें कि उसका संबंध मिट्टी से जुड़ा रहे, ऐसा लगे कि ये बिल्कुल हमारी अपनी मिट्टी की बात है। जी। लेकिन सर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गानों का जो स्वरूप है बिगड़ रहा बदलता है। मतलब हिमाचली गाने ही नहीं लगते हैं, ना हमारी जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे उनमें भी विकृति आ गई हाँ, है। आ गई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है? मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी एक मुहिम चलनी चाहिए, जी, क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर हिमाचल में। जी, क्योंकि मुझे जब इससे संस्कृति मंत्रालय से ऑफर हुआ, जी, इसका गुरु शिष्य परंपरा उनकी एक विधा है, जी, तो कहते हैं आप डाइंग फोक म्यूज़िक, जो मृत प्राय हो रहा है लोक संगीत, उसके बारे में बच्चों को थोड़ी तालीम दीजिए। जी। तो मेरे साल भर का वो प्रोजेक्ट था मेरे पास। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यहाँ पर इतनी वैरायटी है कि मैं पूरे हिमाचल को कवर ही नहीं कर सकता। जी, अब देखिए, हमारा ट्राइबल एरिया है, वो बिल्कुल हमारे से अछूता ही रह जाता है एक तरह से, क्योंकि हम उस गहराई को पकड़ ही नहीं पाएंगे। जी, फिर मैंने ये निवेदन किया कि जो हमारे हिमाचल के निचले क्षेत्रों के 7 ज़िले हैं, उनके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, विद्वान लोगों से मैं मिला हूँ, तो वो मैं आगे कन्वे कर सकता हूँ बच्चों को। फिर उन्होंने कहा ओके। जी, तो तब फिर मैंने वो साल भर वो प्रोजेक्ट किया।
तो मेरा आपने पूरे जो हिमाचल है उसको साथ लाने का एक प्रयास किया है। हाँ जी। सर हम सुनते थे जो आपका लोकगीत था ना असी कांगड़ी ना चंबयाल, तो उसकी 2 लाइनें आप सुनाते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। ये मेरे एक सीनियर मेरे को आर्टिस्ट हैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी, उनकी कंपोजिशन है जी। तो अब देखिए ना, मैं जो बात कर रहा था कि थोड़ी मिट्टी की गंध आनी चाहिए, बिल्कुल, है ना जी। तो कोशिश हमने यही की जो हमारी कंपोजिशंस भी हैं वो उखड़ी उखड़ी ना रहे जी। तो ये मैं 2 लाइनें आपको उनकी इस कंपोजिशन सुनाता हूँ। ना से कांगड़ी ना चंबयाल, ना से कुल्लवी ना मंडियाल, ना सिरमौरी ना किन्नौरी ना कहलूरी वासी, सारे हिमाचल वासी पहले भारतवासी। क्या बात है सर, और इसमें बहुत बड़ी सीख भी छुपी है कि हाँ। हमें पहले अपने राष्ट्र को देखना चाहिए, उसके बाद जो हमारी जो सेकेंडरी आइडेंटिटी है उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आज हम क्षेत्रवाद में इतने उलझ चुके हैं, हम चंबयाली हैं, हम मंडियाली हैं, और ऐसे में जो एक समग्रता है, जो हिमाचली होने की समग्रता है, वो कहीं पीछे छूट जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरा तो मानना ये है कि अगर हम ईमानदारी से चंबयाल या मंडियाल हैं, ईमानदारी से जी, तो हम अपने कल्चर को तो सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल। अगर हम उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो डिजर्व नहीं किया जा सकता, तब हम वो मंडियाल भी नहीं है ना चंबयाल है जी। तो जो हम हैं उसको मेंटेन करके जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको अगर हम मेंटेन करेंगे तो वो अच्छी बात है जी। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि डीजे सब घरों में शादियों में चलते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो परंपरागत, अब देखिए जो हमारे संस्कार लोकगीत हैं जी, मतलब गर्भाधान से लेकर बिल्कुल और मरने के बाद तक, ये सब हमारी गायन परंपरा है लेकिन ख़त्म हो रही है। जी। तो कोई ऐसा तो हो जो इस पे कुछ काम करे, थोड़ा बहुत तो काम करे। और जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनको भी इस बारे में पता चले, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में कि क्या ये चीज़ें होती थी। जब बारात का स्वागत होता था तो कुछ अलग तरह के गीत गाए जाते थे, मेहंदी के लिए अलग तरह के गीत होते थे, हल्दी के लिए अलग तरह के गीत होते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि डीजे ने हर चीज़ का स्थान ले लिया है। तो कैसे हम जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उन तक ये संस्कार पहुँचाएं? ये तो ऐसा ना जी, ये शोध का काम है और इसको संग्रहित करना बड़ा ज़रूरी है, इकट्ठा करना बड़ा ज़रूरी है। और बाकायदा अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट एकेडमी है, कल्चर एकेडमी है, कल्चर डिपार्टमेंट है, अगर इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना जी, तो ये जो विलुप्त प्राय जो हमारी ये परंपरा है लोक संगीत की जी, ये बच सकती है जी। अन्यथा देखिए कितना अच्छा था, सावन गाएंगे, झूला गाती थी औरतें, लेडीज़ इकट्ठा होना, उन्होंने पीपल के या आम के पेड़ पर वो अपने झूला लगाना, गीत भी गाने तो झूला भी झूलना जी, है जी। तो इसी तरह जब लोहड़ियाँ होती थी, लड़कियों के अलग ग्रुप होते थे जी, लड़कों के अलग होते थे जी, और लोहड़ियाँ भी अलग अलग तरह की होती थी। तो अब कौन गाता है लोहड़ियाँ? कोई नहीं, पता ही नहीं किसी को। तो ये सब चीज़ें अगर इनको संग्रहित की जाएँ एक जगह पे तो ये हम इसको बचा सकते हैं जी। तो सर जैसे पिछले ही कल से सावन का महीना शुरू हो गया है, तो कोई ऐसा मौसम से संबंधित कोई आपका गीत हो, कोई आपकी कॉम्पोजिशन हो, आप हमें सुनाना चाहें? हाँ, मेरी एक कॉम्पोजिशन है, छोटी सी मैंने की थी एक बार जी। बरखारी छम छम मिंजो ता डरांदी, धारारी ये धुई मुई डसने जो आउंदी, मानी रहना कल है मिंजो लई चल सौगी हो, बरखारी छम छम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और जब आप गाते हैं तो सर हम उसी दौर में पहुंच जाते हैं जब हम सुनते थे, रेडियो में आपकी आवाज़ सुना करते थे। तो सर एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, दूरदर्शन का जो ये हमारा स्टूडियो है, आपकी जो गुंजायमान जो आपकी आवाज़ है उससे गूंज रहा है सर। आप
आपके हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं सर। सर, आपके जीवन के बारे में थोड़ा हम और जानना चाहेंगे। जैसे आपने बात की कि आपने कला के क्षेत्र में पदार्पण किया, आपने संगीत की विधा को निपुण करने का प्रयास किया, तो उस बारे में और थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने नाटक करना शुरू किया, ड्रामा में आपने पदार्पण किया तो? देखिए, बात ऐसी है कि मेरे नाटक का शौक़ और संगीत का बराबर चलता रहा जी। मैंने ग्रेजुएशन क्लासिकल म्यूज़िक में किया जी। तो क्योंकि मेरा झुकाव फोक म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा रहा जी। और मैं आपको अब बड़ी एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैंने बिहागड़े का जिक्र किया ना आपसे, तो मैं जब यहाँ शिमला से रेडियो के गाने सुनने और चुनने के लिए गाँव जाता था, तो मैं शाम को एक विद्वान के पास चला गया जी। मैंने कहा जी मेरे को बिहागड़ा सिखा दो, तो मैंने रेडियो पर गाना है जी। तो कहता सवेरे आना, ये टाइम है बिहागड़े का। बिल्कुल। अब देखिए जी। तो मैं कैलकुलेट की सारी बातें, मुझे लगा कि देखिए कितने पर्टिकुलर हैं ये लोग कि गुनगुनाना भी नहीं शाम के वक्त बिहागड़ा, उस सवेरे ही गाना। तो इस तरह से फिर मेरा जो रुझान था ना फोक म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा हुआ जी। फिर मैं, क्योंकि उन दिनों ऐसा होता था कि एक तो रेडियो का शौक़, रेडियो कहाँ कोई दूर पार में भी सुनाई देता था, तो उस समय टीवी नहीं होते थे तो सभी रेडियो सुना करते थे। हाँ जी जी। और मुझे भी याद है जब हमारे दादाजी रेडियो के बहुत शौकीन थे, उस पर रेडियो में बहुत सारे गीत बजा करते थे, तो आपके भी कोई गीत हमने सुने थे। तो सर, कोई ऐसा गीत जो उस समय की याद ताज़ा करते? मेरा एक गीत, खैर उसका जो मुखड़ा है जी, वो मुझे एक लोकगीत का मुखड़ा था वो, लेकिन उसको फिर कंपोज मैंने उसको खुद किया आगे, उसके अंतरे भी लिखे और कंपोजिशन भी की उसकी। काफ़ी पॉपुलर हुआ वो, अब तो मैं जगह जगह सुनता हूँ जी। सोनी सोनी शिमलेरी सड़का जिंदे, हाय छैल छबिलियाँ सड़का जिंदे, काली घगरी ले आया, काली घगरी ले आया, ओ काली घगरी ले आया। ये बहुत से लोगों ने गाया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी कुछ अटेम्प्ट किया जी। पर आज जान के बहुत खुशी हो रही है हमें कि कहाँ से इस जो गाने की उपज है तो हमें जानने का मौका मिल रहा है सर, क्योंकि हमने बहुत सारी आवाज़ों में इस गाने को सुना है। हाँ, लेकिन जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो हम देख सकते हैं आपकी आवाज़ में सर। तो सर, जब आप कॉम्पोजिशन करते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं कि किस तरह से हिमाचली कल्चर को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, और साथ साथ जो वर्तमान जो स्थितियाँ चल रही है उन सभी चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, तो किस तरह आप कॉम्पोजिशन बनाते हैं? मेरा निवेदन ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम कंपोजिशन करते हैं जी, तो उसमें मिट्टी की गंध रहनी चाहिए कुछ। अब तो हम उथली बातें नहीं करनी चाहिए जी। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक अपनी 2 लाइनें सुनाता हूँ। एक बार मैंने किसी को ये गीत लिख के, बधाई लिख के दी थी किसी नेता को जी। नवे फुल नवी पौण नवी रित आई, नवे फुल नवी पौण नवी रित आई, बागारे मालिया तिजो बधाई। क्या बात है सर, ये जो आपने वर्ड्स को इकट्ठा किया है, और जो आपने चाहे हर एक स्थिति के लिए, चाहे आपने बोला कि हम किसी को बधाई देनी है उसके लिए अलग से गीत बनते थे, और ये सभी चीज़ें मतलब दौर के साथ बदलती रही हैं। हाँ, बदलती। और सर, आपने बताया कि आपका एक्टिंग करियर भी साथ साथ चलता रहा, तो अगर उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहें कि किस तरह का एक्टिंग करियर आपका रहा है, और प्रोडक्शन में भी आपने काम किया है, तो उस बारे में बताइए। देखिए जी, मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा मुझे एक्टिंग का भी शौक़ था जी। तो यहाँ स्टेट जो यूथ फेस्टिवल्स होते थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जी, उसमें भी मेरी पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी सराही जाती थी। एक आधी 2 बार मैं बेस्ट एक्टर भी रहा हूँ इंटर यूनिवर्सिटी में। क्या बात है। तो उसके बाद जब मैं रेडियो में आ गया तो फिर वो तो मेरा फिर तो प्रोफेशन बन गया ना जी जी। फिर तो मेरी दिलचस्पी सारी वहीं लग गई, सारी एनर्जी मैंने वहीं झोंक दी जी। तो मैंने लोक संगीत की तरफ और ड्रामा की तरफ। फिर जालंधर से 2-3 सीरियल किए लंबे लंबे जी टीवी के लिए,
तो उन दिनों नया नया जालंधर स्टेशन खुला था, इस जोन में वही था जी। तो हम यहाँ से जाते थे ड्रामा करने, वहाँ सीरियल में काम करने के लिए। तो बड़ा बड़ा आनंद रहता था। तो मैंने 2 एक सीरियल किए थे वहाँ से, लीड रोल में किए थे जी। एक शामली था और एक 10,000 था जी। तो उसके बाद एक एक एपिसोड के तो बहुत किए। फिर रेडियो में तो फिर काम शुरू ही हो गया जी। फिर मुझे इंटरनेशनल प्रोडक्शन का भी अपने आकाशवाणी डायरेक्टरेट ने बुलाया जी। उस लेवल पर भी मैंने सीरियल किए, प्रोडक्शन की। फिर यहाँ फिर मैंने कोई 14 साल तो प्रोडक्शन ही की, फिर ड्रामा की, पार्टिसिपेशन एंड प्रोडक्शन। जी। तो ये मेरा थोड़ा सा शौक़ था ड्रामा का, जो पूरा किया। मुझे दूरदर्शन ने भी मौका दिया और रेडियो से तो मेरा व्यावसायिक वो था, संबंध था जी। तो इसलिए मुझे वो काफ़ी प्रोत्साहन मिला हर जगह से। जी। और आकाशवाणी का जो हम वर्तमान का स्वरूप देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हम अक्षर सिंह परमार जी का भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का बदलाव हमने देखा आकाशवाणी में, खैर आपने तो शुरुआत से देखा है आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, फिर उसके बाद फिर से आकाशवाणी, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा समय के साथ? देखो दीक्षा, मैं एक बात बताऊं कि कुछ लर्निंग में कमी पाई जा रही है जी। लर्निंग में भी कमी पाई जा रही है और टीचिंग में भी कमी पाई जा रही है जी। मैं एक किसी एंकर को सुन रहा था जी। तो लड़की थी बेचारी, नई लड़की थी जी। तो वो बोलती है कि अच्छा बहनों, कोई बहनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा था, कहते अच्छा बहनों ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी लेकिन आइए खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं। जी। अच्छा, मैं ड्यूटी रूम में बैठा हुआ था पर मैं उस वक्त रेडियो का एक्टिव मेंबर नहीं था, मैं रिटायर हो गया था। जी। तो मैंने कहा बेटा अभी तुम अनाउंसमेंट तुमने की अंदर? जी। कहते हाँ जी, मुझे नहीं जानती थी। मैंने कहा खूबसूरती का ताल्लुक आँखों से है जी। गाने का ताल्लुक आँखों से नहीं है, कान से है। तुमने बोला खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं तो ऐसी जो ये छोटी छोटी बातें हैं जी, अगर इनको हम थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम था किसी वक्त जी, कि इसके उच्चारण से और इसके बोलने के अंदाज से एक लेसन जाता था। बिल्कुल। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, स्पोकन वर्ड तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। जी, कितने चैनल, कितने एंकर, कितने रिपोर्टर, जी, कितने अनाउंसर। तो अगर इस लाइन पर थोड़ा सा हम ध्यान दें कि बोलना क्या है और कैसे बोलना है, जी, तो हम एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, जी, अच्छे रिपोर्टर हो सकते हैं। जी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिखाता है या कोई सीखता है। जी, ये मुझे थोड़ी सी खटकती है, ये छोटी छोटी चीज़ें। जी। और समय के साथ जैसे सर हमारी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आए हैं, हमारे शिक्षण जो संस्थान हैं उसमें भी बदलाव आए हैं, तो उसका जो असर है वो हर एक इंसान पर पड़ते हुए हमें दिखता भी है सर। नहीं, मेरा मानना ये है कि ठीक है, हम जब आपस में बातें करते हैं, जी, चाहे हिंदी बोलें चाहे अंग्रेज़ी बोलें, हम स्लैंग मारते हैं, अपना डायलेक्ट भी हम जोड़ देते हैं। जी, जी, लेकिन जब प्रोफेशनली हम कोई काम कर रहे हैं, जी, कोई बात किसी से प्रोफेशनली कर रहे हैं, जी, तो वो फिर तो प्रोफेशनली ही होनी चाहिए। जी, उसमें फिर गुंजाइश नहीं है कि हम थोड़ा कसर रह गई या थोड़ा ऊंच नीच हो गई। जी, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। जी सर। हो सकता है आप बहुत सारे लोग मेरे से सहमत ना हो जी, कि आज तो अब आप एफएम, प्राइवेट चैनल एफएम सुनते हैं, उसमें अंग्रेज़ी हिंदी दोनों जी सर, बराबर बोले जाते हैं, तो वो उनका अपना स्टाइल है। लेकिन अगर हम जैसे किसी लैंग्वेज ख़ास पर बात कर रहे हैं तो हमको फिर सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। जी। और जो उभरते हुए कलाकार हैं सर, आपकी जो जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। जैसा हमने देखा कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और बाकी जो आपने ड्रामा में भी जो अभिनय किया है, वो सभी मिलजुल कर एक बहुत अच्छी शिक्षा हम सभी को प्रदान करते हैं सर। दीक्षा, मैं ये समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमारी जो लर्निंग है ना, जी सर, जो हमारा शिक्षण, पठन पाठन शिक्षण है, जी, वो अंतिम सांस तक रहता है। जी, कोई ये नहीं बोल सकता कि अब मैं बस हो गया जी, अब तो मेरे बाद कोई कुछ नहीं होगा। जी, बहुत बहुत कुछ काम, कोई फील्ड ले लो आप, ABCD, चाहे कोई वैज्ञानिक है, जी, चाहे कोई संगीतकार है, चाहे कोई डॉक्टर है, जी, कोई भी है, वो जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आखिरी सांस तक चलता रहना चाहिए। मेरा अपना विचार ये है।
जी। तो अब भी मैं गांव में जाता हूं तो मैं बुजुर्गों के बीच में बैठ जाता हूं, मुझे 4 बातें नई नई सुनने को सीखने को मिलती हैं। जी। तो वो क्योंकि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उसको। अगर छोड़ेंगे तो फिर तो हम ये समझिए कि डेड, जी, ख़त्म हो गए। जी। तो ये विनम्रता सर हम आपसे सीख सकते हैं कि इतना सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद सर जो आपने सीखने की जो क्षमता है उसको क्षीण नहीं होने दिया है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं कम होना चाहिए। जी। क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस तो आखिरी सांस तक मैं मानता हूँ चलता है। जी। लेकिन हम देखते हैं सर कोई कितनी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो उसके बाद शायद वो उनकी बात करने का लहजा ही बदल जाता है। तो कैसे आज वर्तमान समय में हम अपनी जो ह्यूमिलिटी है उसको बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए तो जी थोड़ा आदमी को एक तो पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, पहली बात। जी। हम अगर कोई बात करें तो नाना से शुरू ना करें, हाँ हाँ से जी। शुरू करें, जी। तब बात बनेगी। अगर हमारे दिमाग में कहीं नेगेटिविटी रहेगी, कुछ जी। नकारात्मक शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, जी। तो फिर तो मामला गड़बड़ है। हाँ, जब हम ये सोचते हैं कि नहीं यार अभी और करना है, अभी और कुछ और भी तो दुनिया है, वो भी जी। तो देखनी है, और भी तो चीज़ें करनी है, तब हम उन्हें पीछे नहीं हटेंगे। जी। मैंने आपको एक बात ही देखो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। जी। ये मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फोक म्यूज़िक का। जी। ये मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए किया था। इसमें मेरा रिसर्च वर्क था। तो मैं एक मंत्री जी से ऐसी बात लगा करने, मैंने कहा तुम क्या लिखते हो यार, ये वन्य प्राणियों की रक्षा कीजिए, दीवारों पर लिखते हैं, जी। सड़कों में लिखते हैं। मैंने कहा मेरा थोड़ा सा काम मैंने किया है लोक संगीत में वन्य प्राणी। जी। ये मैंने कोई 20-25 गीत पूरे हिमाचल से इकट्ठे किए हुए थे जो क्या? ट्रेडिशनल है, कंपोजिशन नहीं है जी। एक भी। जी। तो वो फिर जब मैंने प्रपोज़ल उनको दी, उनको पसंद आई, कहते यार ये बात तो तेरी ठीक है। मैंने कहा हम करते हैं, एक सीडी बनाते हैं इसकी, इनको प्रिजर्व करते हैं। तो वो ये प्रोजेक्ट है, वो वन जीवन इसको मैंने नाम दिया। और इसकी नरेशन मैंने जिस्ट जो था गीतों का वो हिंदी में नरेट किया हुआ है। तो ये इन्होंने फिर सारे हिंदुस्तान में सर्कुलेट की। जी। काफ़ी प्रशंसा हुई इसकी कि ये बड़ा अच्छा अटैम्प्ट है। जी। तो ये एक हमारी किताब भी है, ये इसमें हमने थोड़ी पोइट्री लिखी है मैंने और ज्वाला प्रसाद जी ने। जी। ये प्रिंट है, इसमें हमने जैसे आपने लोकगीतों। सर आप दिखा सकें ये शॉट, अगर कोई हमारे दर्शकगण है वो हाँ, इसे खरीदना चाहें तो? यादारे परछावें जी। इसका टाइटल है, यादारे परछावें। जी। तो ये तो ये मैंने एक संकलन है संकलन, हाँ जी, जो हमारी मतलब कंपोजिशंस हैं, जी। स्क्रिप्ट है, मतलब गीत हैं जो, जी। वो इसमें संकलित हैं। जी। हाँ जी। तो सर कोई ऐसी कॉम्पोजिशन हो जो इसमें लिखित हो और आप आज हमें सुना सकें सर? थोड़ी लाइट कंपोजिशन सुनाऊँ, थोड़ी हैवी सुनाऊँ? जैसा आपका मन करे सर। हम तो श्रोतागण हैं सर, हमें तो आपकी आवाज़ में सब कुछ अच्छा लगता है। आप मैंने कोई भी। एक कंपोजिशन की थी, बड़ी हल्की फुल्की है। जी। अभी साज़बाज हूँ तब तो बात फिर कुछ और होती है ना। जी। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 4 दिन जिंदड़ी रे, 4 दिन जिंदड़ी रे, हसी खेली कटने, दिलारे मलखे असां दूर जाई सटने, गल्ला मेरे प्यारा रियां, दिलारे करारा रियां, करी ले तू करी ले संभाल गोरिए, हंसी के न टाल गोरिए। ये बड़ी हल्की फुल्की क्या बात है सर। और सर जैसा आपने बताया कि एक संकलन आपने तैयार किया, तो सर क्या एक ही संकलन आपने तैयार किया, क्योंकि आप लंबे समय से जो आपका अनुभव है? मेरा एक पुस्तक मेरी छपने को है, जी। उसमें मैंने अपने पहाड़ी डायलेक्ट में कोई 15-20 ड्रामे लिखे हुए हैं। क्या बात है। वो प्रिंटिंग प्रेस में है। कुछ मेरे स्क्रिप्ट, ड्रामा के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उनको आजकल कंपाइल कर रहा हूँ। तो एक वो मेरा अभी छपने को है। जी। तो सर आप गायन भी करते हैं, आप लेखक भी हैं, आप कवि भी हैं सर, तो इतनी सारी सभी चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं सर आप? अब ऐसा कहा भी जाता है सर कि अब आपने सवाल किया। जी तो सर। मैं फुल टाइम हो गया ना फिर। जी। ऐसे तो शौकिया तो मैं नहीं था, फिर तो मैं फुल टाइम हो गया। जी। बस फिर फुल टाइम हो गया तो फिर फुल काम करो।
जी सर, लेकिन सर अगर हम लोग गीत गाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी विधा है सर, इसको हाँ। निपुण करने में हमें ताउम्र बीत जाती है। सही तो बात है। ऐसे में सर अगर आपसे जानना चाहें कि इतनी बड़ी विधाओं को सर आप और इतनी निपुणता से आप करते हैं सर, तो ये किस तरह किया जा सकता है? मैं अपने बारे में बताऊँ आपको कि मैं तो अभी एक अंश भी नहीं पकड़ पाया हूँ। मेरे हाथ में तो एक मात्र बाल भर भी नहीं आया हुआ है इसका ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक का। इतना विस्तार, इतना ख़जाना है जी। कि इसको इकट्ठा करना एक आदमी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये है कि मेरा शौक़ है, मैं बैठ जाता हूँ, कभी आपके सोलन का बामणारा चोरू सुन लेता हूँ जी। हैं जी, कभी लोका सुन लेता हूँ जी। तो ये सब इनको मैं आत्मसात कर लेता हूँ। फिर जब जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं गाता भी हूँ, आपकी गंगी भी गाता हूँ जी। हैं जी, और मैं कांगड़ा की छिंजी झंझोटी भी गाता हूँ जी। तो ये मतलब जैसे जैसे जो मिलता है उसको मैं जी। तो सर आपने गंगी का नाम लिया है तो क्यों ना 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों की नज़र कर सकें। अब गंगी मैंने स्क्रिप्ट भी की हुई है जी। जो गंगी की आपने बात की ना जी, जी। हमारी जो ट्रेडिशनल गंगी है उसकी 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं। जी। तो एक जो पहली लाइन होती है वो रिलेटेड नहीं है अगली 2 लाइनों से। जैसे मैं ऐसे बोल के बताता हूँ आपको। जी। गड्डी आएगी देहरादून ते, कच्चियाँ खड़वाएगी रोटियाँ, सब्जी देगी बगैर लूना थे। अब वो देहरादून की गाड़ी और अगली 2 लाइनों में कोई संबंध नहीं है। जी। अब इसमें जो मैं स्क्रिप्ट किया है वो तीनों संबंधित हैं। जी। तीनों लाइनें उसमें संबंधित हैं। आपको मैं एक आधा बोल सुना देता हूँ। जी सर। अब वर्तमान समय में सर हम YouTube वगैरह में ये सब चीज़ें देखते हैं लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदला बदला सा प्रतीत होता है सर। नहीं तो अब ये हालात भी तो बदल गए। जी सर। जैसे तुमने बड़ी अच्छी बात की कि वो ट्रेडिशनल हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे। बिल्कुल। अब तो वो गिटार शिटार और वो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं हॉलैंड में बैठ के फोक म्यूज़िक गा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो अब वो जो जब तक ये चीज़ें बनी रहेंगी तो हमारी जो पहचान है वो बनी रहेगी। अब मैं बात कर रहा था इना हखियाँ ते नीर बगदा, वही गंगी है ये। जी। छोड़े छोड़े मिलिया छोरुआ, मेरा दिल नहीं हो किते लगदा। अब ये तीनों लाइनें जो हैं ये रिलेटेड हैं, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल गंगी में पहली लाइन 2 अगली लाइनों से रिलेटेड नहीं होती है। जी। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं साथ साथ छोटे छोटे, लेकिन हमारा जो मेन फंक्शन है वो ट्रेडिशनल पर अगर हम रिसर्च टाइप ऑफ काम करें जी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, जो आपका ये अनुभव है, जो आपने इतना संकलन किया है, तो इसे भविष्य में जो भावी पीढ़ियां हमारी है उन तक पहुंचाने के लिए सर आप किसी अपने शागिर्द को ऐसे तैयार कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर कोई ऐसे हों जो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हों? देखो मैं एक बात बताऊं कि मेरी 2 बेटियां हैं जी। उनको जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने उनको क्लासिकल म्यूज़िक वोकल सब्जेक्ट लेके दिया, दोनों को। मेरा मुझे पता था कि वो बड़ी भारी वोकलिस्ट नहीं बनेगी जी। पर कम से कम सुनने की तमीज़ तो आए। आप किसी महफिल में बैठे हैं और हर कहीं वाह कर दें तो वो तो नाजायज़ बात होगी ना। जी। जी। तो सुनने की भी तो तमीज़ होनी चाहिए। ताली कहाँ बजानी है, जी बिल्कुल। वाह वाह कहाँ करनी है। जी। तो वो उसको निभा रही हैं। छोटी बेटी मेरी उसने कथक की भी प्रवीण की हुई है। जी। तो वो कथक भी बहुत अच्छा डांस करती है। प्रोफेशनली नहीं करते वो, पर ये शौकिया करते हैं। जी। तो ये हमारी जो परंपराएं हैं सर, इन्हें आप भविष्य में जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचाने के लिए आप अपना एक प्रयत्न कर रहे हैं सर। हाँ। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं सर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का चलन है, ऑटो ट्यूनिंग का चलन है, तो जो वास्तविकता है वो कहीं विलुप्त होती जा रही है। जो ओरिजिनलिटी होती थी जो हमारे म्यूज़िक की, जो हमारे गायन की, वो कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो उसके संकलन के लिए, उसको संजोने के लिए आपके विचार में किस तरह के कार्य किए जाने चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये बड़ा लंबा एक काम है जी। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है जी। क्योंकि हम एक हिमाचल के एक कॉर्नर में जाएंगे वहाँ आपको एक आइटम मिलेगी, दूसरे में जाएंगे वहाँ दूसरी आइटम मिलेगी। जी। तो इसका संकलन जो है, इसका संरक्षण जो है वो किसी सरकारी एजेंसी से के माध्यम से अगर करवाया जाए जी। तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अब सिरमौर क्या लोक गायन अलग तरह का है,
वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं अलग हैं। इस तरफ आप कांगड़ा चले जी। जाएं, चंबा चले जाएं, वो अलग है। तो कोई एक व्यक्ति अगर ये बीड़ा उठाए कि मैंने सारा ही संकलन कर लेना है, वो पॉसिबल नहीं, वो संभव ही नहीं है जी। तो इसके लिए तो ऐसी कोई, या तो फिर कोई एनजीओ ऐसा हो जो काम करता रहे, तो तब ये काम होगा, ऐसे बड़ा मुश्किल काम है ये। जी सर, हमारी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें मतलब ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि हमने जीवन में कुछ हासिल किया है। तो सर अगर आपसे जानना चाहें कोई ऐसी आपके जो संस्मरण हो, कोई ऐसी मोमेंट हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। देखिए जी, मेरे लिए तो सबसे बड़े अच्छे मोमेंट वही होते हैं जो मैं अपने साथियों से मिलता हूँ, अपने मित्रों से मिलता हूँ और अपने सुनने वालों से मिलता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, बेहद स्नेह देते हैं। और जो मेरे ऑफिशियली भी जो मेरे जूनियर्स भी रहे हैं, जैसे कैजुअल, हमारे आकाशवाणी में एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लाइन होती है कैजुअल आर्टिस्ट की, तो वो सब मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और वो मुझे उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना मैं उनको प्यार देता हूँ। जी। और भाषा और कला विभाग के साथ भी आप जुड़े रहे हैं, उनके द्वारा भी आपको अलंकृत किया गया है, उस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे सर। देखिए जी, मैं तो ये ठीक है कि मैं उनके साथ भी संबद्ध रहता हूँ, आज भी रहता हूँ जी। लेकिन मैं कोई ज़्यादा विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि जो होना चाहिए वो हो रहा है जी। क्योंकि अब ये भगवान जाने कि कैसे, या फिर सरकार जाने कि कैसे कार्य गतिविधियाँ उनकी रहती हैं जी। लेकिन ये काम होना चाहिए। ये जो हमारा ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है, इसका काम बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसा मैंने निवेदन किया कि ये एक आदमी की या एक संस्था के बस की बात नहीं है, इसको तो मिलजुल के सामूहिक प्रयास किए जाएं, संरक्षित किए जाएं। अब वो नफीरी बजाने और नगाड़ा बजाने वाले कहाँ ढूंढ के लाने जी, वो तो आते ही नहीं, हमारे मेलों में नहीं आते। कहने को हो जाता है हमारा इंटरनेशनल फेयर, और बीच में बज रहे हैं वो हॉलैंड और पोलैंड वाले इंस्ट्रूमेंट जी। तो क्या जो बाहर से कोई आता है वो क्या देखता है? ऐसा तो बॉम्बे में भी सुन लेते हैं जी, है ना। तो वो जो हमारी परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत की परंपराएं हैं, वाद्य संगीत की परंपराएं हैं, उनको हमको सुरक्षित रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि हम अपनी एक पहचान रखते हैं जी। और वर्तमान समय में काम भी हम इस फील्ड में होता हुआ देखते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है शायद उतना नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो हम आज जो हल्के फुल्के गीत, मैंने भी आपको 2 लाइनें सुना दी, ये हल्के फुल्के गीत तो चलते रहेंगे जी। जो कंपोजर्स हैं और जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे जी, लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसको तो, उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना जी। परंपरागत जो चीज़ें हैं जी। अब एक ऐसी विधाएं जो टच ही नहीं हुई, वो छुई ही नहीं गई है अभी, और वो है संस्कार गीत। जैसा मैंने आपको कहा था कि गर्भाधान से लेकर और मरणोपरांत तक जी। हमारे लोक संगीत में गायन परंपरा है, शादियों में है, बच्चा पैदा होने पर है जी, और मरने पर है जी। मरने पर हमारे जो ख़ानदानी लोग हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, बड़ैच बोलते हैं उसको मेरा ख्याल, वो बजाया जाता है जब दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी जाती है जी, शव जाता है। तो वो परंपराएं अब कहाँ रही, वो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें जी। तो ये सब चीज़ें तभी है जब संस्कार को छुआ ही नहीं है किसी ने, जो प्रॉपरली छूना चाहिए उसको नहीं छुआ गया है जी। तो मेरा तो ये भी निवेदन रहेगा, जो अथॉरिटीज़ हैं या जो कार्यकर्ता हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एनर्जेटिक लोग हैं जी, उनको इस पर भी काम करना चाहिए जी। और सर हमें लगता है कि इस फील्ड में जो विकृति आ रही है उसका जो मेन कारण अगर हमें लगता है तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अब जो हमारी जनता है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो अब अगर हम ठेठ इस पहाड़ी की बात करें तो शायद वो समझ भी नहीं पाएंगे, तो उन तक ये बातें पहुंचाने के लिए शायद इसमें ये विकृतियाँ आ गई हैं। तो थोड़ा देखिए जी, इसमें कंसेप्ट कैसे बदल गया जी, ये मैं आपसे निवेदन करूँ जी, कि पहले जब हम लोगों ने एंट्री की थी जी, तो हमारा व्यावसायिक एस्पेक्ट नहीं था जी, जी। हम व्यापारिक लोग नहीं थे, भाई पैसे मिलेंगे तो गा देते हैं जी। हम तो मेलों में भी जाते थे तो चलो यार, किसी ने वो गाड़ी के बस के पैसे दे दिए टिकट के, हाँ जी, और खाने की व्यवस्था हो गई, चलो गाओ बजाओ, आनंद करो, मौज करो और घर को आओ।
ये होता था। फिर प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से हम दिल खोल के करते थे। जी। अब हम हो गए कमर्शियल। अब सबसे पहले तो हम ये आंकड़े देखते हैं कि हम मिलेंगे कितने, फिर मिलेंगे तो ग्रुप कितना बड़ा होना चाहिए, फिर नर्तक कैसे कैसे होने चाहिए, वो लोग नृत्य पेश करें ना करें, पर हल्का फुल्का ही सही, चलो पैसे तो मिल रहे हैं जी। अब ये हालात इस तरह से बदले हैं। तो इसलिए मेरा तो फिर जो कर्मठ लोग लगे हुए हैं अपने काम में, उनसे यही निवेदन है कि आप करो, कंपोजिशन करो, डांस करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी मिट्टी से जड़ मत उखाड़ो। वो मिट्टी की बू आती रहनी चाहिए जी। हमारी सांसों में भी वो रसी बसी होनी चाहिए जी। तो ये मेरा अपना ख्याल है। आगे तो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं वो जी। और आप जैसे लोक कलाकार हैं, जो लोग गायक हैं, वो इस फील्ड में कार्यरत हैं, तो लगता है कि जो हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है वो इतनी विलुप्ति के कगार पर अभी नहीं है। आप लोगों ने इसे इतना संजो कर रखा है और शायद आगे भविष्य में जो हमारी जनता हमारे साथ जुड़ी है वो भी इसे और सीखना चाहेंगी। जब आपको गाते हुए वो सुनेंगे तो आपसे जुड़ना चाहेंगे या फिर आपके गीतों को और जानना चाहेंगे कि ये किस तरह के गीत होते थे, क्योंकि लोक गाथाएँ होती थी, उन्हें गाया जाता था, राजाओं से संबंधित गीत होते थे। तो सर कोई ऐसा गीत हो, कोई ऐसा जो मार्मिक क्षण हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। देखिए जी, ये जो आपने की ना ऐतिहासिक संदर्भ वाली बात जी, ये तो मैंने बताया आपको, झेड़े हमारे गायन प्रथा है जी। लेकिन वो सामूहिक तौर पर गाए जाते हैं। उसमें नरेशन भी होती है, बीच में एक नरेट करता है जी। कि किस तरह की वो स्थिति रही होगी, अगर कोई राजा लड़ाई के लिए जा रहा है तो उससे संबंधित भी गीत हुआ करते थे। किस तरह से उनकी वीर गाथाएं गाई जाती थी। बिल्कुल गाई जाती हैं। हार गाई जाती है सिरमौर में जी। हार में भी वही संदर्भ होते हैं इसके राजाओं के जी। ऐतिहासिक संदर्भ होते हैं। हमारे लोअर हिमाचल में झेड़े होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं जी। ग्रुप्स होते हैं, वो उनका वो इंडिविजुअली नहीं गाता कोई नहीं जी। वो ग्रुप ही गाते हैं, उनके साथ भी अपने होते हैं। वो कांसे की थाली बजाते हैं साथ में जी। और डमरू बजाते हैं। तो इस तरह से वो अपने साज बाज के साथ परफॉर्म करते हैं जी। आज भी हैं वो ग्रुप, लेकिन उनको, हालांकि हमने आकाशवाणी में कुछ संग्रह किया हुआ है, लेकिन उसका जो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए ना जी, वो होना बड़ा ज़रूरी है जी। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सर हम वो सब चीज़ें विलुप्त होती देखते हैं। सर हमें वो, आपने जैसे बताया कि कांसे की थाली बजाई जाती थी, डमरू बजाए जाते थे, सर आजकल वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो किस तरह हम इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं सर? ये मैं आपको फिर यही निवेदन करूँगा कि जो हमारे जो सरकारी तंत्र है जी, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी एकेडमीज़ हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको बड़ी दूर क्यों जाना, गेटी थिएटर में क्रियाड़ा हो रहा है जी। क्रियाड़े का स्थान क्या होता है, पहले तो ये सोचना चाहिए कि जगह कहाँ है क्रियाड़ा करने की जी। थिएटर में थोड़ी क्रियाड़ा होता है, खुले आसमान, वो तो खुले आसमान के नीचे वो अंगीठा लगा होता है जी। और अपने नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, मौज हो रही है, चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है जी। तो ये जो परंपराएं बदली जा रही हैं ना जी, ये इसके, मैं नहीं कहता कि ये कोई बड़ा स्वस्थ एक कोई दृष्टिकोण है जी। अब गेटी में क्रियाड़े करने का मतलब कोई नहीं। अब वो बांठड़ा मंडी वाले आते हैं, बांठड़ा करने लग जाते हैं गेटी में। अरे खुले आसमान के नीचे होता है ये काम जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए संजो के रखनी पड़ेगी जी। और ज़रूरत है हमारी जो संस्कृति है वो आगे हमारे जो बच्चे हैं उन तक पहुँचे, वो जाने कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या थे। सर हमारे पास समय बहुत कम बच चुका है, तो क्यों ना सर जाते जाते कोई एक ऐसा लोकगीत हमारे दर्शकों की नज़र कर सकें। हाँ, तो अब आपने सवाल मेरे से लोकगीत का किया, कोई भी सर जो आपकी जहन में अभी आ रहा हो। पार ले जे रोपे एक सौकण उतरी, ओ बैरन उतरी, इयां लस के ओ जियां अंबरा हो बिजली, सुन कंता मानुआ ओ सौकण और ल्याई दे। ये भी जेड़ा ही है जी। इसमें सामाजिक बात की हुई है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। अच्छा, थोड़ा बता सके कि इसमें क्या बात हुई है? वो एक
व्यंग कर रही है अपने घर वाले को जी कि तेरे को शौकन लाने का ज़्यादा ही शौक है, जी 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 तो फिर सावधान रहना। जी तो जो हमारी मतलब प्राचीन है, ये बहुत प्राचीन बातें हैं जी। ये आज के संदर्भ में ये खरी नहीं उतरती, क्योंकि पुरानी बातें हैं जी। तो एक व्यंग भी होता हाँ, था गानों में, और हाँ हमारी जी। लोकगीतों में जो हमारी परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित करने का एक प्रयास रहता था। बहुत बहुत अच्छे अच्छे, अब जैसे वो कालिया मर्दन का है, जी ऐसे ऐसे भजन, औरतें वो दूध भी बिलोती थी तो औरतें वो भजन भी गाती थी। जी बिंद्रा बना बिच माता जसोदा, नेत्री मंगे काले नाग दी। उसको जी। डोरी नहीं चाहिए। जी। वो कालिया मर्दन का संदर्भ देखिए किस खूबसूरती से किया गया है। जी वो जो डोरी नहीं होती उसको मधानी वाली, जो मतने के लिए, वो बोल रही है, जसोदा माता बोल रही है, कहते महाराज जाओ कृष्ण जी, वो मेरे को कालिया नाग लाओ, मैंने उसकी डोरी बनानी है। जी अब बताइए, ऐसी ऐसी कोई सोच सकता है ऐसी उड़ान? लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये रचनाएं की हुई हैं इस तरह जी और ट्रेडिशनल सैकड़ों सालों से चली आ रही है। जी। और हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो आपके जो ये गाने हैं, जो लोकगीत हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करें और उसके बारे में जानें कि किस तरह की हमारी जो इतना प्राचीन हमारी संस्कृति रही है। सर, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जो अपने जीवन की जो गाथा है हमारे साथ शेयर की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, मेहरबानी। तो दर्शकों, आज नमस्ते हिमाचल में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको अक्षर सिंह परमार जी की ये भेंट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।